नमस्कार। बिहार मैटर्स में आपका स्वागत है। मैं आपका सीनियर एजुकेटर और आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार भाग 1। जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स, मतलब संविधान का शायद सबसे जरूरी हिस्सा। बिल्कुल, इन्हें समझना बहुत जरूरी है, न सिर्फ परीक्षा के लिए बल्कि एक नागरिक होने के नाते भी। सही बात है। अगर किसी देश का संविधान उसकी रूल बुक है तो ये वो चैप्टर है जो सीधे सीधे नागरिकों के लिए लिखा गया है। एक तरह का पावर पैक जो हर नागरिक को मिलता है। ये सिर्फ कुछ अच्छे विचार नहीं है, ये वो मजबूत दीवारें हैं जो नागरिक और सरकार के बीच खींची गई हैं। दीवारें? ये दिलचस्प है। मतलब ये तय करती हैं कि सरकार की ताकत कहाँ खत्म होती है और एक व्यक्ति की आजादी कहाँ से शुरू होती है। आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल। तो आज की चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कि ये अधिकार संविधान में है कहाँ, ये किसके खिलाफ हमें मिले हैं, ये राज्य या स्टेट आखिर है क्या, और हमारे वो 6 मौलिक अधिकार कौन-कौन से हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये अधिकार आए कहाँ से? मतलब संविधान बनाने वालों को अचानक क्यों लगा कि इनकी जरूरत है? इसकी जड़ें हमारे इतिहास में है, खास तौर पे आजादी की लड़ाई में। अच्छा। हमारे नेताओं ने 200 साल तक एक ऐसी हुकूमत देखी थी जहां मतलब नागरिकों के पास कोई अधिकार थे ही नहीं। उन्हें पता था कि जब सत्ता निरंकुश हो जाती है तो क्या होता है। तो ये एक तरह का सबक था। हाँ, इसलिए जब आजाद भारत का संविधान बन रहा था तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि भविष्य की कोई भी सरकार अपने ही लोगों पर वैसी तानाशाही ना कर सके। यह अधिकार उसी सोच का नतीजा है। मतलब ये सरकार का कोई तोहफा नहीं, बल्कि सरकार पर लगाई गई एक लगाम है। बिल्कुल, ये एक तरह के नेगेटिव अधिकार हैं जो सरकार को कुछ काम करने से रोकते हैं। ठीक है। तो संविधान में इनकी लोकेशन क्या है? ये संविधान के भाग 3 यानी पार्ट 3 में दिए गए हैं। पार्ट 3? जी, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और इसे अक्सर भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी लाइन है। भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है। भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। अब आते उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। हम कहते हैं कि ये अधिकार हमें राज्य या द स्टेट के खिलाफ मिले हैं। अब ये राज्य क्या है? सिर्फ केंद्र सरकार या बिहार सरकार? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि अपने अधिकारों की मांग किससे करनी है तो अधिकार बेमतलब हो जाते हैं। सही बात है। अनुच्छेद 12 इसी राज्य शब्द को समझाता है और इसकी परिभाषा बहुत वाइड रखी गई है। कितनी वाइड? इसमें 4 स्तर की चीजें शामिल हैं। पहला, भारत की सरकार और संसद। ठीक है। दूसरा, सभी राज्यों की सरकारें और उनकी विधानसभाएं। ये दोनों तो मतलब समझने में आसान है। हाँ, ये तो सीधा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती होगी। बिल्कुल नहीं। तीसरा स्तर है सभी स्थानीय प्राधिकरण यानी लोकल अथॉरिटी, जैसे नगरपालिका, पंचायत। हाँ, आपकी नगरपालिका, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सब राज्य के दायरे में आते हैं। तो अगर आपकी पंचायत भी कोई ऐसा फैसला लेती है जो आपके मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो आप उसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। ये तो बहुत जरूरी बात है। और चौथा स्तर? चौथा स्तर सबसे पेचीदा और सबसे महत्वपूर्ण है, अन्य प्राधिकरण या अदर अथॉरिटी। अदर अथॉरिटीज। हाँ। इसमें क्या आता है? इसमें वो सारी संस्थाएं आ जाती हैं जो सीधे तौर पर सरकार नहीं है लेकिन सरकार की तरह काम करती हैं या सरकार के कंट्रोल में है, जैसे सरकारी कंपनियां, LIC, ONGC, सेल। अच्छा, यूनिवर्सिटीज भी? हाँ, यूनिवर्सिटीज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसकी व्याख्या की है। कोर्ट एक तरह की चेकलिस्ट इस्तेमाल करता है। क्या उस संस्था को सरकार से पैसा मिलता है? क्या उस पर सरकार का गहरा कंट्रोल है? समझ गया। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो वो संस्था भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य मानी जाएगी। वाह! तो ये परिभाषा इसलिए इतनी बड़ी रखी गई है ताकि सरकार किसी और नाम से, किसी कंपनी के पीछे छुपकर नागरिकों के अधिकार न छीन सके। प्रिसाइसली, यही अनुच्छेद 12 का सार है। ये उस ढाल का दायरा तय करता है जो संविधान ने हमें दी है। ठीक है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि ये ढाल हमें किससे बचाती है, तो अब उन अधिकारों की बात करते हैं जो हमें मिले हैं। मैंने सुना है कि जब संविधान बना था तब 7 मौलिक अधिकार थे, पर अब 6 हैं। एक कहाँ गया? ये एक बहुत बड़ी कहानी है। 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी।
लेकिन आज़ादी के बाद सरकार को जमींदारी खत्म करने जैसे बड़े सामाजिक आर्थिक सुधार करने थे। और संपत्ति का अधिकार बार बार इन सुधारों के आड़े आ रहा था। कैसे? लोग कोर्ट चले जाते होंगे कि सरकार हमारी जमीन नहीं ले सकती। बिल्कुल, बहुत सारे केस हुए। इससे देश के विकास और सामाजिक न्याय के काम रुक रहे थे। तो एक लंबे संघर्ष के बाद 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। तो क्या अब ये अधिकार पूरी तरह खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ, बस इसका स्टेटस बदल गया है। अब ये एक मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300A में। अच्छा, कानूनी अधिकार। तो मौलिक और कानूनी अधिकार में फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क ये है कि अब इसके हनन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, जैसा कि मौलिक अधिकारों के मामले में होता है। आपको सामान्य कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। समझ गया, यही सबसे बड़ा फर्क है। तो अब उन 6 अधिकारों पर आते हैं जो आज हमारे पास हैं। उन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका है? हाँ, एक छोटा सा एक्रोनिम है जो मदद कर सकता है। EFERCR। EFERCR। ठीक है, चलिए इसे डिकोड करते हैं। पहला E, इक्वालिटी, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। इक्वालिटी, ठीक है। दूसरा F, फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। फ्रीडम। तीसरा E, एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। फिर R, रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। उसके बाद C, कल्चर एंड एजुकेशन, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 19 और 30। और आखिरी R, जो सबसे जरूरी लगता है, रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये वो चाबी है जो बाकी सारे अधिकारों के ताले खोलती है। EFERCR, समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति और उपचार। ये तो काफी आसान है। चलिए आज पहले 2 पर थोड़ी बात करते हैं। समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। सुनने में तो सीधा लगता है कि सब बराबर हैं, पर संविधान में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा और सबको बराबर सुरक्षा देगा। अनुच्छेद 14 इसी की बात करता है। फिर अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा। दुकानों, होटलों, कुओं, सड़कों के इस्तेमाल पर कोई रोक-टोक नहीं। और सरकारी नौकरियों में? उसके लिए अनुच्छेद 16 है, जो सरकारी नौकरियों में सबको बराबर अवसर देने की बात करता है। हाँ, इसमें समाज के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी है, ताकि बराबरी सिर्फ कागज पर ना हो। और इसी समूह में 2 बहुत ऐतिहासिक अनुच्छेद भी हैं, 17 और 18। जी हाँ, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत को एक दंडनीय अपराध बनाता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। राय बहादुर, महाराजा जैसे टाइटल्स खत्म कर दिए गए, ताकि कोई खुद को दूसरों से श्रेष्ठ ना समझे। एकदम, सिर्फ सेना और शिक्षा से जुड़े सम्मान दिए जा सकते हैं। तो समता का अधिकार सिर्फ बराबरी देना नहीं, बल्कि समाज में चली आ रही गैर बराबरी को खत्म करना भी है। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे बड़े अधिकार पर, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। हाँ, इसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है। इसमें अनुच्छेद 19 में 6 बड़ी आजादियां हैं। बोलने की आजादी, शांति से सभा करने की आजादी, संघ बनाने की आजादी, देश में कहीं भी आने जाने की आजादी, कहीं भी बसने की और कोई भी व्यापार करने की। जी, ये लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन यह एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये आजादी असीमित है? क्या मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, चाहे उससे दंगाई क्यों न भड़क जाए? यहीं पर संविधान का संतुलन नजर आता है। नहीं, ये अधिकार असीमित या एब्सोल्यूट नहीं है। तो इन पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ये उचित प्रतिबंध क्या बाला है? इसका मतलब है कि सरकार कुछ खास आधारों पर आपकी आज़ादी को सीमित कर सकती है, जैसे देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, इन सब आधारों पर। मतलब आपकी मुट्ठी घुमाने की आजादी वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है? क्या खूब कहा, बिल्कुल यही बात है। और अदालतों में सारी लड़ाई इसी रीजनेबल शब्द पर होती है कि सरकार ने जो रोक लगाई है वो उचित है या नहीं। समझ गया, अधिकार हैं पर जिम्मेदारियों के साथ। अब बाकी के अधिकारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। ये समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए है। ये इंसानों की खरीद फरोख्त,
बंधुआ मजदूरी और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम करवाने पर रोक लगाता है। ठीक है, इसके बाद था धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से 28 यह हर किसी को अपना धर्म मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। यहाँ भारत की धर्मनिरपेक्षता का खास मॉडल दिखता है, जिसे पॉजिटिव सेक्युलरिज्म कहते हैं। अगला सी, संस्कृति और शिक्षा। अनुच्छेद 29 और 30 ये मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के लिए हैं। ये उन्हें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाने और अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने का अधिकार देता है। और अब आते हैं उस आखिरी आर पर, जिसे आपने बाकी सब अधिकारों की चाबी कहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 ये इतना खास क्यों है? सोचिए, आपके पास दुनिया के सबसे अच्छे अधिकार कागज पर लिखे हों, लेकिन अगर कोई उन्हें छीन ले और आपके पास शिकायत करने की कोई जगह ना हो, तो उन अधिकारों का क्या मूल्य है? शून्य। बस अनुच्छेद 32 इसी शून्य को भरता है। ये खुद में एक मौलिक अधिकार है जो कहता है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सीधा सुप्रीम कोर्ट, निचली अदालतों में जाने की जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं। और इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसके बारे में कुछ बहुत बड़ा कहा था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि अगर कोई मुझसे पूछे कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है जिसके बिना ये संविधान व्यर्थ हो जाएगा, तो मैं अनुच्छेद 32 के सिवा किसी और का नाम नहीं लूंगी। वाह! उन्होंने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि यही वो धड़कन है जो बाकी सारे अधिकारों में जान डालती है। बिल्कुल, ये अधिकारों को सिर्फ घोषणा पत्र नहीं बल्कि एक हकीकत बनाता है। बहुत खूब। तो आज हमने मौलिक अधिकारों की पूरी रूपरेखा समझी। अब जाने से पहले एक बार आज की चर्चा के सबसे जरूरी पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं, जो परीक्षा के लिए भी जरूरी हैं। जरूर। पहली बात, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, पार्ट 3। दूसरी, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है, और वो बहुत वाइड है। जी। तीसरी, अब हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। चौथी, संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, मौलिक नहीं। और पांचवी और सबसे जरूरी, अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। शानदार। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो समता और स्वतंत्रता के अधिकारों की और भी गहराइयों में उतरेंगे, कुछ असल मामलों और उदाहरणों के साथ। बिल्कुल। ये था आज का लेक्चर बिहार मैटर्स पर। याद रखिए, पॉलिटी स्ट्रांग होगा तो जीएस का बेस स्ट्रांग होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।